बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है हमारे पास कि लेट ए एंड बी बी टू पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। पहले तो हम इसी बात को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या बात, ए एंड बी बी टू पॉइंट्स, ए और बी क्या हैं, दो पॉइंट्स हैं whose पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी। तो इसको हम ग्राफिकली डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें वो क्या कहना चाह रहा है हमारे पास। जी, वो कहता है कि आपके पास जी दो वेक्टर्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, बी पॉइंट है। तो हम ड्रा कर लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, वाई एक्सिस एंड दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। हम इसमें दो पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं, एक पॉइंट को हम ए का नाम दे देते हैं और एक पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक हो गया। अब पॉइंट ए जो है इसमें कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, और वाई की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्स जो है वो x1 है और वाई जो है वो हमारे पास यहाँ पे y1 के इक्वल है। ठीक हो गया, x1 कॉमा y1। जी, सेम एज जो पॉइंट बी है इस पे भी कोई ना कोई एक्स की वैल्यू होगी। एक्स की वैल्यू मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है मैक्सिमम होगी, वाई जीरो होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स जीरो होता है। बस हम इसको x2 y2 का नाम देते हैं। ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या कहता है, ए और बी उसने कहा दो पॉइंट्स हैं, हमने वो दो पॉइंट्स ड्रा कर लिए। आफ्टर दैट वो कहता है हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ए एंड बी। पोजीशन वेक्टर्स क्या है कि ओरिजिन से इनकी पोजीशन को जो डिनोट करने वाला वेक्टर है दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे है, ओरिजिन पे याद रखें हमेशा एक्स भी जीरो होता है, वाई भी क्या होता है, जीरो होता है। तो ओरिजिन से पॉइंट ए तक का डिस्टेंस जो है उसको हम जो इसकी पोजीशन बता रहा है ऐसा वेक्टर पॉइंट ए की, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। एंड जो ओरिजिन से पॉइंट बी की पोजीशन बता रहा है वो वाला वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। तो उसने कहा कि जो आपके पास ए को डिनोट करने वाला वेक्टर है जो कि ए का पोजीशन वेक्टर है, उसका नाम उसने नाम दिया है स्मॉल ए का। ठीक हो गया। और जो बी वाला पोजीशन वेक्टर है उसको उसने बी का नाम दे दिया है। ठीक हो गया। वैसे मैं पोजीशन वेक्टर का मैथमेटिकली भी बता देता हूँ कि पोजीशन वेक्टर हम कैसे मालूम करते हैं, ताकि आप लोगों को इसका कंसेप्ट भी आना चाहिए। हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक्स भी जीरो है, वाई भी क्या है, जीरो है। एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, और दूसरा पॉइंट पी है। पॉइंट पी जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स वाई कह देते हैं इस टाइम। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब हमने क्या मालूम करना है, पोजीशन वेक्टर मालूम करना है। पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट किससे करते हैं, पोजीशन वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ओ पी से। ठीक है। अब ओ पी किसके इक्वल होता है, कंपोनेंट्स ऑफ पी माइनस कंपोनेंट्स ऑफ ओ। ठीक हो गया। अब पी का पहला कंपोनेंट क्या है, एक्स है। ठीक है जी, एक्स, और ओ का पहला कंपोनेंट क्या है, जीरो है। सो एक्स कंपोनेंट में से एक्स कंपोनेंट माइनस करेंगे, साथ में आप यहाँ पे लिखते हैं इसका वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो होता है आई। ठीक हो गया। प्लस इसी तरह सेकंड कंपोनेंट में से सेकंड माइनस करेंगे, दैट इज वाई माइनस जीरो, दैट इज जे। ठीक हो गया। इसी तरह अगर हम डिस्कस कर रहे हैं एक सफेयर में, ठीक हो गया, तो वो के भी आ जाएगा उसके साथ। सो दैट इज आवर पोजीशन वेक्टर जिसको हम लिखते हैं एक्स आई माइनस प्लस वाई जे। ठीक हो गया। ये पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट है। अच्छा जी, तो उसने इस सारी टर्म को ए का नाम दिया है और बी का नाम दिया है। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, बी है। आफ्टर दैट अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो क्या कहते हैं। इफ अ पॉइंट P डिवाइड्स ए बी इन द रेशो P रेशो Q। अब वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो ए और बी है इसके दरमियान जो
इसके दरमियान में एक पॉइंट आता है, उसको पॉइंट को वो नाम दे रहा है पी का। मैं फार्मल ड्रा करता हूँ, वो पॉइंट यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। वो कहता है एक पॉइंट पी है, ठीक है जी, जो कि ए और बी के दरमियान में है, और वो ए और बी को ऐसे डिवाइड करता है कि उसके दरमियान जो रेशो बनती है वो पी रेशो क्यू बनती है। मतलब ए और पी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल पी होगा, और पी और बी के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल क्यू होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, आफ्टर दैट वो क्या कहना चाह रहा है, if a point P divides AB and the ratio P ratio Q, then the position vector of P is given by, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमने बताना है। ठीक हो गया जी, कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास। we have to find that position vector, sorry, that position vector। अब हमने इसको मालूम करना है। ठीक हो गया। अब इस डायग्राम को अपने माइंड में रखना है और हम थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है जी। तो आपको पोजीशन वेक्टर का मैंने आइडिया दे दिया, और इस साइड से जो है हमारे पास ये डायग्राम भी है, और इसको थोड़ा सा हम अगर इधर कर सकें, चलेंगे बाहर। अच्छा, अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो चीज़ गिवन है, अब गिवन में ये है कि उसने कहा कि आपके पास जो रेशो है इसको डिवाइड करने वाली वो पी रेशो क्यू है। ठीक है, अब हम लिखते हैं ए पी की जो रेशो है, ठीक हो गया, ए पी की रेशो वो पी है, और पी बी की रेशो जो है वो क्यू है। अब इसको हम मैथमेटिकली लिख लेते हैं कि ए पी की रेशो और पी मेजरमेंट ऑफ पी बी वो इक्वल है पी रेशो क्यू के, पी रेशो क्यू के। ठीक हो गया। अब रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, सो इट मीन्स दैट कि हमने डिवाइड कर देना है ए पी की मेजरमेंट को ओवर पी बी की मेजरमेंट को, दैट इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी ओवर क्यू। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्यू मल्टीप्लाई होगा ए पी के साथ, क्यू टाइम्स ए पी, दैट इज इक्वल टू पी टाइम्स पी बी। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने अभी बताया आपको कि हमारे पास ए पी जैसे कि ओ पी था, मतलब हमने ओ के कंपोनेंट लिखे और पी के कंपोनेंट लिखे। ठीक हो गया। और देन हमने उनको आपस में क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, ओ को और पी के कंपोनेंट हुआ। इस सब अगर ए पी आ रहा है, अब हमें ए का पोजीशन वेक्टर तो मालूम है कि उसने खुद बताया है कि ए का पोजीशन वेक्टर ए है, स्मॉल ए, और बी का पोजीशन वेक्टर जो है वो स्मॉल बी है। लेकिन पी का पोजीशन वेक्टर हमें मालूम नहीं है। सो हम लेट कर लेते हैं स्टार्ट में ही कि इसका जो पोजीशन वेक्टर आता है, लेट कर लेते हैं कि इसका जो पोजीशन वेक्टर आता है किसका, पी का, उसको हम आर का नाम देते हैं। आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो अब ए पी निकालना है, ओ पी के लिए हमने ओ में से पी को माइनस किया है। अब अगर ए पी है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने पी में से, पी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है। पी का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है, और ए का क्या है, ए है। तो आपको आइडिया हो गया होगा, ए पी का मतलब हमने आर माइनस ए लिखा है, दैट पी के कंपोनेंट का, पी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। इसी तरह पी टाइम्स पी बी है, मतलब बी का पोजीशन वेक्टर क्या आता है, बी, और पी का क्या है, आर, तो इसका आंसर आएगा बी माइनस आर। ठीक हो गया। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी हैव क्यू आर माइनस क्यू ए, दैट इज इक्वल टू पी बी माइनस पी आर। आफ्टर दैट अब हमारा टास्क क्या है, जो चीज हमने लेट की है, सपोज की है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वो आर की थी, अब हमने आर की वैल्यू निकालनी है। तो हम आर की वैल्यूज को एक साइड पे कर लेंगे, क्यू आर, अब इस साइड पे माइनस पी आर है, इस साइड पे अगर हम लेके आएंगे तो ये प्लस का पी आर हो जाता है, दैट इज इक्वल टू पी बी, और माइनस क्यू ए है तो इस साइड पे क्या हो जाता है, प्लस का क्यू ए हो जाता है। ठीक हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में से अगर आर कॉमन लें और तरतीब से लिखें तो ये बनता है पी प्लस क्यू, और अगर इधर इधर कुछ भी कॉमन नहीं आता, ठीक है, इधर ये वैल्यू हम सेम रख देते हैं। हाँ, बस ये है कि ए वाला पहले लिख लेते हैं, बी वाला बाद में लिख लेते हैं। तो अब हमने क्या निकालनी थी, आर की वैल्यू निकालनी थी। तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी जी, इस लेफ्ट राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है, डिवाइडेड बाय वी प्लस क्यू। ठीक हो गया। तो पी प्लस क्यू आ जाता है।
plus q. So that is your position vector of midpoint तो नहीं था, sorry, a point which divides two points in the ratio p ratio q. ठीक हो गया। अब इस हिसाब से हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स आती हैं उसमें ये होता है कि जी दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है, और कहा जाता है कि जी उनको डिवाइड किया गया है 3:5 से, ये बता दिया जाता है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, उन दोनों को डिवाइड किया गया है 3:5 से। तो आप बताएं जो डिवाइडर है उसको डायगोनल भी बाद में बोलते हैं, अगर वो ट्रायंगल बन रही है तो उसको डायगोनल बोला जाता है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। ठीक हो गया। तो आपने P की जगह पे 3 यूज करना है, Q की जगह पे 5 यूज करना है इस फार्मूले के अंदर। ठीक हो गया। A क्या है, A उस वेक्टर का, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस है। ठीक हो गया। तो मतलब आपको पहले ए मालूम करना पड़ेगा, ए का क्या था, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस, फिर आपको बी मालूम करना पड़ेगा, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, पी और क्यू आपको गिवन होगा, देन आप आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू था, इसी से रिलेटेड था, उसमें जस्ट ये था, बाकी सारा सीन था कि इफ पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब मिड पॉइंट का मतलब ये है कि वो ए और बी के डिस्टेंस को हाफ कर देता है, मतलब अगर एक उस साइड पे है तो एक ही साइड पे होगा। अगर P और Q 1 होंगे, ठीक हो गया ना, तो यहाँ पे बनेगा 1A प्लस 1B ओवर 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जी ए और बी की वैल्यू गिवन नहीं होगी, आपको पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट ए गिवन होगा, पॉइंट बी गिवन होगा। ए क्या है, पोजीशन वेक्टर है, मैंने भी समझाया कि पोजीशन वेक्टर जो होता है वो होता है ओ ए। ठीक है। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी जो है ये ओ बी होता है, मैंने आपको जनरल करवाया है। तो आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। अब ओ ए कैसे निकालना है कि ए पॉइंट है ना, जैसे x1 y1, ओरिजिन 0 0 ही होता है। सो x1 माइनस 0 ये आएगा x1 i एंड y1 j। मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे, xi प्लस yj। अच्छा, अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि जैसे हम बच्चों को समझा देते हैं, बच्चों को हम ये समझाते हैं कि बेटा पोजीशन वेक्टर में आपने क्या करना है, जो भी पॉइंट्स हैं उनके साथ आई जे लगा लो, दैट इज का, और वेक्टर शेप में लिख लो। तो ये बच्चों को ऐसे समझा देते हैं हम। तो आपको कंसेप्चुअल बताना है कि ओरिजिन से उसका हमने जो है वो फाइंड आउट करना होता है, पोजीशन फाइंड करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, बिकॉज दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना। अच्छा, ओके जी, क्लियर हो गया आपको। तो अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर P जो है वो मिड पॉइंट हो, देन आपके पास जो पोजीशन वेक्टर R बनता है उसका आंसर आता है A+B/2। A+B/2। अगर आप P और Q की वैल्यू 1 1 पुट कर दें तो आपके पास पोजीशन वेक्टर क्या बनता है, A+B/2 बनता है। ठीक हो गया जी। अब हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। इसका मैं आंसर नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव था कि आपने प्रूव करना है, एक रिजल्ट था, मैंने वो रिजल्ट वैसे लिख लिया था जी। रिजल्ट था, इस पेज पे लिखा था जी, B² प्लस C² माइनस 2BC, B² प्लस C² माइनस 2BC cos A किसके इक्वल होता है, इस हिसाब से ये हमारा। या अगर आप कोई सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो लॉ ऑफ कोसाइन का कहा जाता है कि जी लॉ ऑफ कोसाइन है और इसको आपने प्रूव करना है। इस चीज का प्रूफ 3 डिफरेंट जगहों पे है, सेम इसी चीज का प्रूफ, ये इक्वल होता है A², कि मैं ये भी लिख देता हूँ भाई, 3 जगहों पे है, मैं 3 डिफरेंट जगह बताता हूँ। पहला ये प्रूफ है लाइंस में, ठीक है, दूसरा ये प्रूफ है वेक्टर्स में, तीसरा प्रूफ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो तीनों में प्रूफ डिफरेंट है बट आंसर सेम आता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है। इसी तरह अगर 20 के हो, यहाँ पे 20 के अगर है तो यहाँ ए और सी होगा, और यहाँ पे भी ए और सी होगा, बट एंगल बीटा होगा। अगर सी स्केयर है तो यहाँ पे ए स्केयर होगा प्लस बी स्केयर होगा, 2AC cos गैमा आ जाएगा। तो ये मतलब वो कुछ भी घुमा सकता है आपको ना। तो याद रखें, अगर ए है तो एंगल अल्फा या ए होगा, बी है तो एंगल बीटा होगा, सी है तो एंगल गैमा होगा या कैपिटल सी होगा। और जो यहाँ पे है वो इस साइड पे नहीं होगा, उसके अपोजिट चलेंगे। ए है तो BC, बी है तो CA, और अगर क्या कहते हैं सी है तो AB आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसको हमने प्रूफ करना है।
अब इसके लिए हम थोड़ा सा ग्राफिकली हेल्प लेते हैं। जी, अब आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम एक वेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक ये एक वेक्टर है। वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। मैं इसको बी का नाम दे देता हूँ, इसको सी का नाम दे देता हूँ। एक दूसरा वेक्टर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसके टर्मिनल पॉइंट से, ठीक है जी। और इसका ये इनिशियल पॉइंट इसका सी हो गया और इसका टर्मिनल पॉइंट हमारे पास ए हो गया। और एक वेक्टर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ जिसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस टाइप की एक ट्राइंगल टाइप बन जाती है। ठीक है। अच्छा, तो इस साइड को, इसकी अपोजिट साइड है, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसको हम ए से नोट कर देते हैं। दैट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, इसको हम बी से नोट कर देते हैं। दैट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, इसको हम सी से डिनोट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ए बी सी आ गया जी, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि लॉ ऑफ कोसाइन विच इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा, अब हम इसको जनरल इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल ये कहता है कि अगर इसका हेड इसके टेल से, इसका टेल इसके हेड से मिला हुआ है, देन इन तमाम का जो सम अप है वो जीरो के इक्वल आता है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, दीज आर पोजिशन वेक्टर्स। तो इसका हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ए पोजिशन वेक्टर प्लस बी पोजिशन वेक्टर प्लस सी पोजिशन वेक्टर इक्वल टू जीरो। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब ए की वैल्यू निकालते हैं तो इस साइड पे जो बचेगा दैट इज नेगेटिव ऑफ बी प्लस सी। ठीक हो गया। सो दीज आर पोजिशन वेक्टर्स, नेगेटिव बी प्लस सी आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों वैल्यूज को अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब ए इसके इक्वल है तो मैं ए को ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ए की वैल्यू आ गई ना मेरे पास जी, वो क्या है, नेगेटिव बी प्लस सी आ गया। तो मैं ए को ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब नेगेटिव बी प्लस सी मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव बी प्लस सी के साथ। ठीक है। नेगेटिव बी प्लस सी की डॉट प्रोडक्ट आ जाती है नेगेटिव बी प्लस सी के साथ। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए मल्टीप्लाई ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो बी मल्टीप्लाई बी दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी तरह b मल्टीप्लाई सी दैट इज इक्वल टू बी सी एंड सेम एज दैट इज इक्वल टू सी बी एंड दैट इज इक्वल टू सी स्केयर। सो हमारे पास इस टाइप की आ जाती हैं वैल्यूज। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर, और इसको हम कह देते हैं प्लस 2bc। अब यहाँ पे b और c जो है मैं आपको बता चुका हूँ, दीज आर पोजीशन वेक्टर, दीज आर नॉट अ कॉमन नंबर्स। सो b और c की डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी। अब मैं यहाँ पे, अब b और c को भी हम देखते हैं, ये b है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये b है और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर c है। अब इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो तो सेम आ रहा है ना जी। ठीक है। मैं अब आपको यहाँ पे एक और चीज, एक हमारे पास वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट ओ है, इसका फाइनल पॉइंट फॉर एग्जाम्पल ए है या जो कुछ भी है। ठीक है, ओ है। इसी तरह अगर कोई एक और वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट सेम यही ओ ही है, फाइनल पॉइंट बेशक जो भी हो उसका। ठीक है जी। तो इनके दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड थीटा, और इनकी जो प्रोडक्ट होती है इनकी पोजीशन वेक्टर की दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। उसको हम क्या नाम देते हैं, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट की एक ही बात है कि उनका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो डॉट प्रोडक्ट किसकी इक्वल होती है, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और डॉट, मैं इधर लिख देता हूँ जी। जैसे कि अब यहाँ पे बी सी है तो बी डॉट सी जो है ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी, और आगे क्या आता है, काज इनके दरमियान वाला एंगल आ जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है।
अभी हम अपनी रिक्वायर्ड रिजल्ट में भी देखते हैं कि एंगल कौन सा बनता है। सो दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। इसके 3 डिफरेंट नाम है, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, या इसको नॉर्म का नाम भी दिया जाता है, जो हमने रियल एनालिसिस में पढ़ा था, नॉर्म। ठीक है जी, इसको नॉर्म भी बोला जाता है, बी डॉट सी को। अच्छा जी, तो अब हमारे पास बी तो है, सी भी है, एंगल कौन सा होगा जी, हम देखते हैं जी। अब बी और सी के दरमियान में एंगल, अब हमें नहीं पता, हमें आइडिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सारी वैल्यूज खुद से सपोज की हैं। ठीक है, अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसके साथ अंदर वाले एंगल को ए का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जो कि हमें मालूम नहीं है, बट नहीं दे सकते क्योंकि ए का नाम हमने इसको दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, अगर इस लाइन को हम स्ट्रेट अपवर्ड लेके जाते हैं, इस लाइन को, ठीक है, स्ट्रेट अपवर्ड अगर हम मूव कराते हैं इस लाइन को, तो दैट लाइन इज इक्वल टू, एक स्ट्रेट लाइन जो होती है इसका एंगल 180 होता है, मतलब ये पाई के इक्वल होते हैं, पाई इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन है, उसमें से हमने ये माइनस करना है, तो इस एंगल का नाम जो हमारे पास बनेगा दैट इज इक्वल टू पाई माइनस ए, कि हमने पाई में से जो है वो ए को माइनस कर दिया है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर्स का नहीं पता। ठीक है, और टोटल एंगल जो होते हैं वो 180 होता है। इस हिसाब से अगर आप पाई में से ए माइनस करें, यहाँ से ये पाई माइनस बी है, ये पाई माइनस सी है, तो जब टोटल को ऐड करेंगे तो आपके पास जो एंगल बनेगा वो पाई के इक्वल ही बनेगा। ठीक हो गया, यानी 180 बनेगा। और ट्राइंगल के तमाम एंगल्स को अगर हम सम अप करते हैं तो उसका आंसर भी 180 के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे इसका एंगल लिखते हैं पाई माइनस ए, पाई माइनस ए, क्योंकि ये बी और सी जो है ये ए और बी के दरमियान में है, पाई माइनस कैप्स ला के। ठीक हो गया जी, अब ये सिर्फ बी सी की वैल्यू है, अभी हमने इसको पुट भी करना है। अब यहाँ पे मैं एक और आपको बात बताता हूँ कि अगर हमारे पास जो है कास, साइन, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके आगे अगर हम पाई बाई 2 कर देते हैं, तो पाई बाई 2 जो है उनके साइन को चेंज कर देता है, काज है तो साइन बन जाता है, साइन है तो काज बन जाता है, टेन है तो काट बन जाता है, सीकेंट तो कॉसिकेंट, कॉसिकेंट है तो सीकेंट बन जाता है। ठीक हो गया जी, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। जी, अ, अब इसकी रीजन क्या है इसके बिहाइंड, कि काज, अगर जैसे कि मैंने भी रिजल्ट बताया, मैं आपको पहले शॉर्टकट बता रहा हूँ, आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं इसको कि इसके बिहाइंड रीजन क्या है। जैसे कि हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, काज पाई बाई 2 माइनस ए आ जाता है, पाई बाई 2 माइनस कोई भी थीटा है, जैसे हम ए कह देते हैं, तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है साइन ए। ठीक है, और जब हम डिस्कस करते हैं काज पाई माइनस ए, ठीक हो गया जी, तो इसका आंसर आता है, वो आता है काज ए। वाई, इसका, इसके बिहाइंड क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। जब हम इसके रीजन को डिस्कस करने लगते हैं तो हमारे पास आते हैं क्वाड्रेंट्स। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं जी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन होता है और इसका रेसिप्रोकल कॉट होता है। इसी तरह लास्ट में काज और उसका रेसिप्रोकल सिकेंट पॉजिटिव होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अ, यहाँ पे ये एंगल है 0, ये है 90, दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, और यहाँ पे ये है पाई। अब ये ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी सी बात, इस बात को, कि अगर आपने किसी भी एंगल को पाई बाई 2 में से माइनस किया है, ठीक है, पाई बाई 2 में से आपने उसको माइनस किया है, तो वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, तो उसके साथ नेगेटिव का साइन नहीं आता, बट दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एंगल। रिप्लेसमेंट ऑफ एंगल ये है कि इसकी रोटेशन जो होती है एंगल्स की, ये यहाँ से है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, बट जब हम माइनस कर रहे हैं तो दैट इज क्लॉकवाइज। जब वो क्लॉकवाइज होता है तो रोटेशन चेंज हो जाती है। अब रोटेशन चेंज होती है, देन अगर हम टेबल को देखें तो काज की वैल्यू जो 0 पे है,
वो 1 है, और इसी तरह जो साइन की वैल्यू है 0 पे वो 0 है। सो ये रोटेशन का फर्क पड़ जाता है। सो फॉर दैट रोटेशन हम जो है काज को साइन में और साइन को काज में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली टेन काट में कन्वर्ट होता है, काट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो फॉर दैट रीजन हम क्या करते हैं हम कहते हैं कि काज पाई माइनस ए जो है ये काज ए के इक्वल आ जाता है। सो वी रिप्लेस दैट वैल्यू बाई काज ए। जी, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, काज ए आ जाता है। ये किसकी वैल्यू है सारी, बी डॉट सी की वैल्यू है जो हमने यहाँ पे पुट करनी है अभी। अब बी का मैग्नीट्यूड क्या आता है, बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको ऑलरेडी इसका आइडिया है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को मैंने फार्मूला बताया था, वो फार्मूला होता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, बी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो इसका आंसर बी आ जाता है। सिमिलरली सी का जो मैग्नीट्यूड आता है, यानी सी की एब्सोल्यूट वैल्यू वो सी आती है। सो आपके पास बी डॉट सी का जो आंसर आएगा वो आएगा बी सी का ए। हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। जी, तो यहाँ पे बी सी की जगह पे आ जाएगा, पहले वेक्टर्स थे, अब ये स्केलर क्वांटिटी बन गया, बी सी काज एंगल ए आ जाएगा। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो सेम एज हम बी स्क्वायर और सी स्क्वायर के लिए भी फार्मूलाज बना सकते हैं। जी, यहाँ तक क्वेश्चन है तो पूछ लें, इम्पोर्टेंट, वरना हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स करने लगे हैं। इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, अगर आपने ये करना हो लाइंस में करना हो तो आप चैप्टर नंबर 4 कर लेंगे। अगर आपने ये ट्रिग्नोमेट्री में करना हो तो फर्स्ट ईयर का आपने कर लेना है चैप्टर नंबर 12। ठीक है जी, वहाँ पे लॉज ऑफ 12 या 11 है लॉज ऑफ। अच्छा जी, ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। इफ वी इज एनी वेक्टर देन वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, ये डबल आ रहा है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 अपोजिट टू वेक्टर v इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल होगा। अच्छा, ये मैं यहाँ पे आपको दो बातें बताता हूँ कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं एक वेक्टर a है और वो पैरेलल है वेक्टर b के, पैरेलल टू दी वेक्टर b, देन इट मीन्स दैट कि उनका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपस में बराबर होगा। उनका यूनिट वेक्टर आपस में क्या होगा, जी, तो उनका जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपस में, अगर ए और बी पैरेलल हैं तो इट मींस दैट कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज पैरेलल टू द यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ठीक है जी, अब यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं वेक्टर ओवर वेक्टर की हेट होती है जी। ठीक है, अब वेक्टर की हेट हमने बता दी है, सो दैट इज आवर यूनिट वेक्टर, और ये इक्वल होगा यूनिट वेक्टर ऑफ बी के। और अगर वो कहते हैं कि बराबर हैं बट अपोजिट डायरेक्शन है तो वो साइन चेंज हो जाता है, मतलब नेगेटिव का साइन आ जाता है, बट यूनिट वेक्टर सेम होता है। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है हम वो लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला ये होता है वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब हमारे पास वेक्टर होगा और उसको हमने डिवाइड कर देना है उसके मैग्नीट्यूड के साथ। ठीक हो गया, वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब जी उसने कहा कि आपके पास वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो एक और वेक्टर के अपोजिट है। अब अगर वेक्टर के अपोजिट है तो इट मीन्स दैट, पहले हम वेक्टर इक्वल हैं पहले वो देख लेते हैं। अब ये यूनिट वेक्टर ऑफ ए आ गया, इसी तरह बी का है तो वो क्या आ जाता है, सारी वैल्यूज बी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जी, यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा, इसी तरह ये भी क्या है, बी का मैग्नीट्यूड है, एंड सेम हियर दैट इज बी। तो अगर ये इक्वल हैं तो इट मीन्स दैट कि इसका ए ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये इक्वल हो जाएगा इसके बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी के, दैट इज इक्वल टू बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब उसने बताया कि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये 5 है, ये उसने बता दिया है। तो अब हमने ये वेक्टर मालूम करना है, वेक्टर ए मालूम करना है, तो 5 डिवाइड है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से ये रेज हो जाता है। ठीक हो गया जी। सो अपोजिट है तो हम नेगेटिव का साइन लगा लेते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -5 वेक्टर ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसका आंसर आ जाता है जी।
नेक्स्ट हम देखते हैं इफ अल्फा इज द डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर। वो कहते हैं अल्फा जो है डायरेक्शन एंगल ऑफ अ वेक्टर है, देन अगर अब आगे हमने ये बताना है कि ये इसका क्या आंसर होगा। इसके लिए दोबारा हमें थोड़ा ग्राफिकली हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं आपको डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन सुना देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास स्पेस के अंदर आप वेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो स्पेस के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा और जी एक्सिस होगा। ठीक हो गया। स्पेस के अंदर 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जी। ठीक है जी। अब इनमें अगर आपके पास ये 3 वेक्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो या हम यहाँ पे वेक्टर पॉइंट ड्रा कर लेते हैं पी और उसका पोजीशन वेक्टर बनाते हैं दैट इज इक्वल टू ओ पी। ठीक हो गया। ये एक पोजीशन वेक्टर है। तो इस पी वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड अल्फा। इस पी वेक्टर का y के साथ जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड बीटा। और इस पी वेक्टर का जो एंगल z के साथ बनता है दैट इज कॉल्ड गामा। एंड दीज ऑल एंगल्स आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। अब डायरेक्शन एंगल की डेफिनेशन क्या बनेगी? अब पोजीशन वेक्टर हैविंग एंगल्स इन स्पेस with all coordinates with all axes is called डायरेक्शन एंगल्स। और अगर उन एंगल के साथ हम cos थीटा लगा लेते हैं सो दैट दीज आर बिकम्स कोसाइन एंगल। ठीक है जी। या डायरेक्शन कोसाइन भी बोला जाता है उनको। तो डायरेक्शन कोसाइन के हवाले से एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, मतलब कोसाइन एंगल का स्क्वायर और उनका जो सम है, अगर हम सबको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो हमारे पास इज इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कोसाइन एंगल्स का। जी। अच्छा, अब ये देखें कि अब हमारे पास एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा वेक्टर यहीं से ही लेके यहाँ तक मूव कर रहा है। ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड अपोजिट एंगल्स, अपोजिट वेक्टर्स। अगर ये वेक्टर ए है तो ये वेक्टर नेगेटिव ए होता है। ठीक है। अब वेक्टर्स जो हैं दीज आर स्ट्रेट लाइंस नॉट इन अ सर्कुलर फॉर्म। सो एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से मैक्सिमम जो एंगल बनता है दैट इज 180। ठीक हो गया जी। 180 से ज्यादा नहीं बनता। वाई? क्योंकि इनकी डायरेक्शन 2 डायमेंशनल होती है। ये या एक्स एक्सिस में मूव कर मतलब एक्स वाई है। ठीक है जी। अगर प्लेन में भी है एक पोजीशन वेक्टर तो भी वो अगर इससे नीचे आ रहा है देन वो बिकम्स नेगेटिव एंगल बन रहा होता है, वो इस हिसाब से फिर नेगेटिव आ जाता है। सॉरी, यहाँ से, अब यहाँ से नेगेटिव 180 पे आएगा। 360 बन ही नहीं सकता एक वेक्टर ना, वो सर्कल शेप होता है। तो अल्फा है चाहे बीटा है चाहे गामा है, दीज आर ऑल आर 180 डिग्री। अब आप देखें ना पोजीशन वेक्टर पी है, अब अगर ये जी के साथ भी बनाएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये 180 का एंगल बन रहा है, इससे ज्यादा नहीं बनता। सो ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास वो अल्फा हो बीटा हो या गामा हो, वो जीरो भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है। सो जीरो लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू पाई। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में है कि अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल्स हैं, तो मैं अब ये बता चुका हूँ कि इनका आंसर इक्वल टू 1 होता है। फॉर वेक्टर v 2y-6 के यहाँ cos अल्फा निकालना है। मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने एंगल मालूम करना है तो एंगल मालूम करने के लिए cos अल्फा के लिए हमने फार्मूला लिखा था डॉट प्रोडक्ट वाला कि a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos अल्फा। ठीक हो गया। तो उस हिसाब से आपने वैल्यू निकाल लेनी है। जी, आज के लेक्चर का टाइम एंड हो गया। बाकी ऑब्जेक्टिव सारे आसान है, चैप्टर नंबर 7 में से ही हैं। अगर आप बुक को फॉलो करें तो आपको इन सब का आंसर मिल जाएगा। ठीक हो गया जी। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।